ये एक वीडियो और पूरा चैप्टर खत्म। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर एरा वन पार्टी डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, क्योंकि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन है, इंडिया के पहले 3 जनरल इलेक्शंस के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, साथ ही साथ बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में डिस्कशन है, जिसमें उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में, उनके स्प्लिट एंड अदर थिंग्स भी शामिल हैं। तो आसान बनाते हैं चैप्टर को, बहुत ही आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताता चलूँगा इस चैप्टर के दौरान, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि इस चैप्टर का जो नोट्स है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू डाउनलोड दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आयुष राज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, उसके बाद हम लोग कांग्रेस के डोमिनेंस को देखेंगे, किस प्रकार से कांग्रेस ने पहले 3 जनरल इलेक्शंस में डोमिनेट किए। उसके बाद नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एंड देन कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन के बारे में बात करेंगे। एंड एट द एंड हम लोग इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज को जानकर समझकर कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। समझते हैं। देखो, जैसा कि आपने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा कि भारत की आज़ादी के समय बहुत सारी चुनौतियाँ थी। दो चुनौतियों में सबसे पहला था कि पार्टीशन और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से टैकल किया जाए। वही जो दूसरा चैलेंज था वो था कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप करना, डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। भारत के संविधान की जहाँ तक बात करें उसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इंश्राइन किया गया था। यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की बात थी, यहाँ पर लोगों को फंडामेंटल राइट्स देने की बात थी, यहाँ पर वोटिंग राइट्स देने की बात थी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से चीज़ें सही नहीं हो जाती, या वो चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं हो जाती है। क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन से कोई कंट्री बनता है, इतनी मुसीबतों के साथ कोई देश बनता है, तो दुनिया में देखा गया कि बहुत सारे देशों ने डेमोक्रेसी को ऑप्ट नहीं किया। अर्थात दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन, या आप कह सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस कारण से हम लोग डेमोक्रेसी को अभी ऑप्ट नहीं करेंगे। मतलब 1950s के समय, 1940s 50s के दौरान दुनिया के बहुत सारे देश आज़ाद हुए, और इवन उसके बाद भी तो उन देशों ने, ज़्यादातर ने ये चुना कि हम लोग अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया डिफ़िकल्ट पाथ को चूज़ करता है। इंडिया ने बोला नहीं, हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो केवल अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए नहीं था, बल्कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी था। और इंडिया ने चूज़ करा कि हम लोग शुरुआत से ही डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट करते हुए चलेंगे, उसी सिस्टम को, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ के लीडर्स का मानना था कि डेमोक्रेसी ही वो सॉल्यूशन है जो कि इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को, और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम ही बेहतर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने की जो शुरुआत है वो दिसंबर 1946 से शुरू हो चुकी थी। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में शुरू हुई थी, और करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन के कवायद के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हो जाता है। ये डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949, और इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950। इसके पीछे भी कहानी, हालांकि संविधान तो बन के नवंबर में ही तैयार हो गया था, लेकिन इसके कुछ ही पार्ट को उस समय लागू किया गया। इसके ज़्यादातर पार्ट को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का दिन क्यों चूज़ किया गया? देखिए, हुआ क्या था कि 1930 में जब कांग्रेस का लाहौर सेशन, जो कि 1929 से ही शुरू हो गया था, उसके बाद ये निश्चय किया गया था कि हम लोग अपने स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को ही मनाएंगे, और उस दिन तिरंगा फहराया गया था लाहौर में रावी नदी के किनारे। और उस डेट को, हालांकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन इंडियन लीडर्स ने चूज़ किया था कि यही दिन होगा जिस दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे सिंबॉलिक तौर पे। और जब हम लोग आज़ाद हो चुके थे 1947 के बाद, और संविधान बन के तैयार हो गया, तो 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे। तो 26 जनवरी एक हमारे लिए बहुत दिल के करीब वाला डेट था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना 2 महीने की बात है, 2 महीने रोक लेते हैं, हाँ 2 महीने के बाद हम लोग 26 जनवरी को लागू करेंगे, क्योंकि वो दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हुए आते चले आ रहे हैं 1930 के बाद से। तो इसलिए इंडियन लीडर्स ने संविधान के कुछ ही पार्ट को 26 नवंबर को लागू किया, और ज़्यादातर जो पार्ट था, मेनली इन्फोर्स करने की जहाँ तक बात थी, उसके लिए 26 जनवरी का
की तारीख चुनी और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिस तारीख को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस हर एक साल मनाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की जहाँ तक बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने वाली चीज़ें थी, और डेमोक्रेसी की सबसे पहली ट्रेट होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो या आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी, सबसे पहला जो उसकी बात निकल के आती है वो होता है कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है या नहीं। और फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को गठन किया जाता है, और इसके जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, आप कह सकते हो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बने सुकुमार सेन। तो ये भी एक फैक्ट बन जाता है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो ही वॉज नन अदर दैन सुकुमार सेन। अब भारत में इलेक्शन कमीशन का गठन हो चुका है, संविधान में ये चीज़ें लिखी जा चुकी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन के द्वारा हम लोग अपने लीडर्स को चुनेंगे। अब इलेक्शन करने की बात आई, इलेक्शन कंडक्ट करवाने की बात आई, तो पहला जनरल इलेक्शन 1951 से 52 में कंडक्ट करवाया गया। अब आप सोचोगे कि इतना दिन क्यों लग गया? तो देखो, इसके पीछे कुछ चैलेंजेस थे। उस समय इंडिया में जो आबादी थी वो बहुत बड़ी संख्या में, एक लार्ज साइज ऑफ कंट्री एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। भारत बहुत, मतलब अगर आप लेंथ ब्रेथ देखोगे तो भारत का साइज बहुत बड़ा है, और डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डिलिमिटेशन क्या होता है? जैसे मान लो ये एक एरिया है, अब इस एरिया में आपको डिवाइड करना है इस तरीके से ताकि वहाँ से लीडर्स चुने जाने चाहिए। मतलब पूरे भारतवर्ष को अलग अलग, अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करना था ताकि वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए और उन सब एरियाज से लीडर्स चूज करके जाएं और वो सब लोकसभा पहुँचे। और इस प्रकार से किया जाए ताकि पॉपुलेशन का जो रेशियो हो वो सिमिलर हो सकता है कि किसी बड़े से एरिया में पॉपुलेशन मान लो कि 10 लाख, दूसरे एरिया में, अब आपके मन में एक चीज़ और समझो, अब आपके मन में ये होगा कि सर ये भी तो किया जा सकता था कि सभी जिलों को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाए, वहाँ से एक लीडर भेजा जाए। ये गलत होता, क्योंकि हो सकता है किसी एक जिले की पॉपुलेशन 1 करोड़ हो, किसी दूसरे जिले की पॉपुलेशन 10,000 हो, तो आप 1 करोड़ लोगों में एक लीडर को भेज रहे हो और कुछ हजार लोगों में एक लीडर को भेज रहे हो। ये एक सही रेशियो नहीं बनेगा। इसके लिए क्या किया गया? जिले को नहीं डिवाइड किया गया, जिले को कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनाया गया, और पॉपुलेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाया गया। तो डिलिमिटेशन मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का गठन, मतलब उस एरिया का गठन जहां पर लीडर चूज होके जाएंगे। और जैसे अभी के समय में लोकसभा में 543 सीट्स है, इसका मतलब ये हो गया कि पूरे भारत देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया, और इसी को डिलिमिटेशन कहते हैं। फिर आप स्टेट लेवल पे आओगे, स्टेट लेवल पर जब इलेक्शन होता है, विधानसभा का जब इलेक्शन होता है, तो फिर स्टेट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती, राइट। तो डिलिमिटेशन मतलब उन क्षेत्रों को डिमार्केट करना जिन क्षेत्रों से लीडर्स चुनकर लोकसभा या विधानसभाओं में जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज। फिर तीसरा चैलेंज था इलेक्टोरल रोल को बनाना। इलेक्टोरल रोल मतलब क्या होता है? वोटर्स लिस्ट, वोटर्स की लिस्ट बनाना कि कौन से एलिजिबल वोटर्स। हम लोगों ने शुरुआत से ही जो एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसको ऑप्ट किया था, और दुनिया में ये कह सकते हो कि अपने आप में एक यूनिक सी चीज़ थी, क्योंकि भारत वो पहला देश था जिसने शुरुआत से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को चूज करके अपने यहाँ पर लागू किया। और दुनिया के कितने भी बड़े मुल्क हो, उन सब लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शुरू से नहीं दिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई भी देश हो। उन लोगों ने शुरुआत में लिमिटेड फ्रेंचाइज दी, केवल पुरुषों को, केवल प्रॉपर्टी वाले लोगों को। जैसे अमेरिका की बात करूं तो उनमें ब्लैक्स को बहुत दिनों तक राइट नहीं थे, वोटिंग राइट्स, महिलाओं को बहुत दिनों तक वोटिंग राइट नहीं थे, एंड सो ऑन। बट इंडिया ने बोला चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी प्रॉपर्टी के स्टेटस में हो, आप सभी को वोटिंग राइट मिलेंगे। और उस समय वोटिंग एज जो था वो 21 साल था। मतलब आप 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, डजेंट मैटर, आप सभी के पास वोटिंग राइट्स होंगे। लेकिन इलेक्टोरल रोल बनाने में बहुत दिक्कतें आई। इसलिए दिक्कतें आई क्योंकि यहाँ पर मास इलिटरेसी था,
और यहाँ पर महिलाओं की स्थिति इस प्रकार थी कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं बोलती थी। महिलाओं की जो पहचान थी वो उनके पति या पिता से होता था। तो जब इलेक्टोरल रोल बनाया गया तो उसमें पाया गया कि कई सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने नाम की जगह पे लिखाया था वाइफ ऑफ फलाना या डॉटर ऑफ फलाना। मतलब उन्होंने अपने नाम की जगह पे वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ लिखवा दिया था। और इससे सुकुमार सेन काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए थे और फिर से वापस से इलेक्टोरल रोल बनाया गया। तो अपने आप में वोटर लिस्ट को बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। करीब 40 लाख महिलाओं ने ऐसा किया था। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मास इलिटरेसी, करीब करीब यहाँ पर 15% वोटर्स ही लिटरेट थे, मतलब 85% पॉपुलेशन अनपढ़ थी। और ऐसे देश में चुनाव करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं, जहाँ पर लोग जात पात धर्म में बटे हुए हैं। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में होता है। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो 1951 के लास्ट टाइम में अक्टूबर दिसंबर के आसपास ही चीज़ें शुरू हो गई थी। लेकिन इसका जो मेजर पार्ट था, इलेक्शन जो कंडक्ट करवाया गया था पहला जनरल इलेक्शन, वो 1951 के लास्ट से शुरू होकर 1952 तक चला था। लेकिन जो मेजर पोर्शन था वो 52 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए इसको 1952 का इलेक्शन कहते हैं। 51 में कुछ एक एरिया में करवाया गया था, जैसे हिमाचल जैसे एरिया में, जहाँ पर ये था कि मतलब ठंड पड़ जाएगी तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो पहले वहाँ पर करवा जा चुका था। बट मेजर जो पोर्शन था इलेक्शन का वो 1952 में हुआ था, इसलिए इसको 1952 के इलेक्शन के नाम से जाने जाता है। और ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा अटेम्प्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाने का पहली बार हुआ था। इससे पहले ये माना जाता था कि जो इलेक्शन है वो केवल अमीर देशों की बात है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के देश हो या यूरोप के देश हो, उन देशों में ही डेमोक्रेसी और इलेक्शन सस्टेन कर पाता है। लोगों की ये सोच थी कि गरीब देशों में और ऐसे देश में जहाँ पर मास इलिटरेसी है वहाँ पर डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएगा। और इंडिया ने बोला कि नहीं, हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देंगे और सभी को वोटिंग राइट्स देंगे। और इंडिया ने सक्सेसफुली इसको करवा भी दिया कंडक्ट। उस समय के कई सारे जो अखबार थे या मैगजीन थे या फॉरेन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा था कि इंडिया की डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, इंडिया की डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का भाग्य लिखने की ताकत गरीब लोगों को दिया जा रहा है, अनपढ़ लोगों को दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो जात पात धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। लेकिन इंडिया ने सक्सेसफुली इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया। 1952 के इलेक्शन को लैंडमार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत ने ये प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी एक लेस लिटरेट कंट्री या पुअर कंट्री में भी सक्सेसफुल हो सकता है, कंडक्ट करवाया जा सकता है और काफ़ी फ्री एंड फेयर तरीके से करवाया जा सकता है। तो दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स ने इंडिया के इलेक्शन की तारीफ करी क्योंकि काफ़ी फ्री एंड फेयर वे हुआ था। और इंडिया ने इस नोशन को ब्रेक किया कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इलेक्शन केवल प्रॉस्परस कंट्री में ही हो सकता है। अब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आते हैं और पहले जनरल इलेक्शन के बाद रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। इस चुनाव में कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीत मिलती है। कारण इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चला था, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, भारत की आज़ादी की जहाँ पे बात चल रही थी या उसका जो स्ट्रगल चल रहा था, उसको लीड कौन कर रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला उसका रीजन। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही अकेली पार्टी थी जिसका पूरे देश में नेटवर्क था, पूरे देश में उसके ब्रांचेस थे, पूरे देश में उसका फैलाव था। इन कारणों से नहीं। और एक कारण, जवाहरलाल नेहरू एक कैरिस्मेटिक लीडर के तौर पर उस समय माने जाते थे। अब देखोगे कि इतने साल के भारत के इतिहास में कुछ एक लीडर्स ही हुए हैं जिनका इतना बड़ा कैरिस्मा बनता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, या अटल बिहारी वाजपेयी, या अभी के समय नरेंद्र मोदी। तो जो एक कैरिस्मा है ना उनका, जो पॉपुलैरिटी है, जो जनाधार है, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, लोग का बहुत बड़ा बेस उनके लिए होता है। तो वैसा ही उनका था।
तो जवाहरलाल नेहरू एक कैरिस्मेटिक लीडर के तौर पर उस समय थे और इस कारण से भी कांग्रेस को जीत मिली थी। विक्ट्री की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो 489 सीट्स पर उस समय इलेक्शन हुए थे, जिसमें 364 सीट्स कांग्रेस ने जीत लिया। और सेकेंड जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, केवल 16 सीट के साथ। मार्जिन देख रहे हो, विनिंग पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीट, सेकेंड नंबर की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीट्स। एक बहुत बड़ा मार्जिन था बीच में। हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे उनका नंबर ज़्यादा था, पर स्टिल मार्जिन जो है फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा था। तो लोकसभा इलेक्शन की जहाँ तक बात करें तो उसमें कांग्रेस ने आराम से बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करी। वहीं स्टेट इलेक्शन की बात करें तो स्टेट्स में भी कुछ स्टेट को छोड़कर, जैसे ट्रावनकोर, कोची, मद्रास, उड़ीसा, इन तीनों स्टेट को छोड़ दो, उसके अलावा इंडिया के सभी स्टेट में मेजॉरिटी कांग्रेस को ही मिल गई। और इन सब स्टेट में ट्रावनकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा में भी अलायंस के साथ कांग्रेस ने ही सरकार बनाई। तो मतलब पहले जनरल इलेक्शन के बाद पूरे देश में सरकार कांग्रेस की है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, लोकसभा हो, वहां पे भी तो सरकार आई, और सारे स्टेट्स में सरकार जो है वो कांग्रेस की ही। मतलब पूरे देश में ही सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। और एज एंटिसिपेटेड जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हो 364 सीट। आप अपने बुक को खोल सकते हो, या अगर आपको ये तस्वीर क्लियर नहीं दिख रही है तो 489 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे, उसमें 364 सीट्स नेशनल कांग्रेस को मिले थे, और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उनको 37 मिले थे। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पार्टी से लिंक नहीं है। और सेकंड नंबर की जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 16 सीट। और पूरे इंडिया में, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल, कांग्रेस की। इसी प्रकार से फिर दूसरा इलेक्शन होता है 1957 में। यहाँ पर 494 लोकसभा की सीट्स के लिए इलेक्शन होता है। 371 सीट्स कांग्रेस जीत के जाती है। सेकेंड नंबर पे अगेन सीपीआई जो थी 27 सीट्स के साथ। फिर इसके बाद 1962 का इलेक्शन होता है। अगेन 494 सीट्स के लिए इलेक्शन होता है। 361 सीट्स कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। मतलब तीनों ही जनरल इलेक्शंस में शुरुआती कांग्रेस ने बहुत बड़े मार्जिन से डोमिनेट किया था। और चाहे वो सेंट्रल लेवल की बात हो और स्टेट लेवल की बात हो, सभी जगहों पर कांग्रेस का ही शासन हुआ करता था। बीच में एक जगह पे दिक्कतें आई थी। दिक्कत कहाँ पे? केरला में। जब 1957 का जब इलेक्शन होता है उस समय यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनती है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करें। तो सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन की भी बात मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस ने ही डोमिनेट किया था। करीब 3/4 जो सीट थे उससे ज़्यादा इनको मिले थे, और अपोजिशन पार्टी थे उनके पास 1/10 सीट भी नहीं निकल के आ रहे थे। स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस नेशनल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर रहे थे। एक जो एक्सेप्शन था वो था केरला में। 1957 में जब केरला में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनती। हालांकि उसको भी मेजॉरिटी नहीं मिल पाया था। 126 सीट के लिए वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, स्टेट लेवल की इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा की, जिसमें से आपको 63 सीट्स आपके पास होने चाहिए थे, बट 60 सीट ही सीपीआई जीत पाई। 126 में से 60 सीट सीपीआई के पास मिल गए, और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सहारा लेकर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था। और पहली बार हिंदुस्तान में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी किसी स्टेट में, तो वो केरला में बनी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर एमएस नामुद्दीन जो थे वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर। हालांकि कांग्रेस को ये चीज़ रास नहीं आती है। उन्होंने कुछ ही दिनों में यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पर अंडर आर्टिकल 356, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट रूल इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत है, दैट इज एन अंडर आर्टिकल 356। और आर्टिकल 356 को यहाँ पे इम्पोज किया गया और यहाँ की सरकार को हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई। हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कांग्रेस का जो ये निर्णय था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना, दैट वाज नॉट करेक्ट और डेमोक्रेटिक। एनीवे, ये सारी चीज़ें तो करीब 2 साल के लिए 57 से 59 के तक ही यहाँ पर सरकार चल पाई। अब कांग्रेस को किस चीज़ों से फ़ायदा मिला था? अगर आप देखोगे तो 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस
को 45% टोटल वोट मिले थे, लेकिन वो 74 सीट जीत गई थी, 74% सीट जीत गई। अब देखो, अगर आप देखोगे ना, मतलब कांग्रेस को 45% सीट्स वोट्स मिले हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 55% वोट किसको मिले हैं? नन कांग्रेस गवर्नमेंट को। लेकिन फिर भी क्यों कांग्रेस 74 सीट जीत रही थी, 74% सीट जीत रही थी? इसका रीजन है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इंडिया में इलेक्शन के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को यूज किया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? अब किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक लोकसभा क्षेत्र है और इसमें 100 वोटर्स, ठीक है, और 4 पार्टी, 100 वोटर्स, 100 लोग इलेक्शन में वोट देंगे और 4 पार्टी यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। मान लो कांग्रेस, सीपीआई एंड बहुत सारे अलग अलग पार्टी। ए पार्टी को 25 लोगों ने वोट किया, बी पार्टी को 40 लोगों ने वोट किया, सी पार्टी को 15 लोगों ने वोट किया और डी पार्टी को 20 लोगों ने वोट किया। अब अगर आप देखोगे तो इसमें जीतेगा कौन? पार्टी बी। पार्टी बी इलेक्शन जीत चुका है, इसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो 40 लोगों ने बी को चूज किया, लेकिन 60 लोगों ने बी को चूज नहीं किया। मतलब 60 लोग चाहते थे कि बी सरकार में ना आए या बी इलेक्शन ना जीते, लेकिन फिर भी बी क्यों जीत गया? क्योंकि यही सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर में क्या होता है कि जिस भी पार्टी के पास या जिस भी कैंडिडेट के पास बाकियों से ज़्यादा वोट्स आ जाते हैं, वो जीत उसके हो जाती है, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा रखा होगा। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें अलग। लेकिन इंडिया में जो सिस्टम होता है जनरल इलेक्शन में, वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब जिसके पास बाकियों से ज़्यादा, आपके पास रिलेटिवली ज़्यादा वोट्स होने चाहिए, बाकियों से ज़्यादा वोट मिल गए, हो गया, आप जीत। कांग्रेस को इसी चीज़ का फायदा मिला। कांग्रेस को भले 45% वोट मिले और 55% चाहते थे कि हमें कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए, लेकिन वो 55% में बट गया होगा वोट। कुछ लोगों ने लेट से सीपीआई को कर दिया होगा, कुछ लोगों ने लेट से जनसंघ को कर दिया होगा, कुछ लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी को कर दिया होगा एंड सो ऑन। तो मतलब वो 55% डिवाइड हो गया होगा, लेट से 25%, लेट से 15%, 15%, ऐसे डिवाइड हो गया। तो मतलब क्या हो गया? 45% इसलिए जीत गया। तो कांग्रेस पार्टी को इसका भी फायदा मिला, क्योंकि जो राइवल पार्टी से उसमें वोट डिवाइड हो गए, नॉन कांग्रेस वोट। इस कारण से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी पहले तीन जनरल इलेक्शन। अब आपको ये भी ख्याल आ रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े मार्जिन से 3 जनरल इलेक्शन जीत गई, तो आखिर कारण क्या है? अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पूरे तीनों जनरल इलेक्शन में डोमिनेट करती, तो क्या इसको वन पार्टी डोमिनेंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन क्या ये दूसरे देशों में वन पार्टी डोमिनेंस का सिमिलर है, ये जैसा है? दूसरे देशों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो क्यूबा हो, सीरिया हो, म्यांमार हो, बेलारूस हो, इजिप्ट हो, एरिट्रिया हो, मेक्सिको हो, उन सब देशों में जो वन पार्टी डोमिनेंस है, क्या वहां का वन पार्टी डोमिनेंस इंडिया के वन पार्टी डोमिनेंस से सिमिलर है? नहीं, क्योंकि चाइना, क्यूबा, सीरिया, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया, वहां पर तो डेमोक्रेसी की हत्या करके तब वन पार्टी डोमिनेंस। चाइना का एग्जाम्पल ले, क्यूबा का एग्जाम्पल ले, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ पाएगी और वही जीतेगी। फिर एरिट्रिया हो, इजिप्ट हो, म्यांमार हो, इन सब देशों में मिलिट्री ने या मिलिट्री के सपोर्ट से वहां पर एक पार्टी जीती। क्या इंडिया में ऐसा था? नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी होने के बावजूद वन पार्टी डोमिनेंस। तो इस डिफरेंस को आप समझो कि इन देशों में डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके तब वहां पे वन पार्टी डोमिनेंस, इंडिया में डेमोक्रेसी होने के बावजूद डेमोक्रेसी के साथ कांग्रेस डोमिनेट कर। तो कांग्रेस में कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कांग्रेस के कुछ फीचर्स होंगे जिसके कारण से वो चुनाव जीत पा रही।
मैक्सिको का एग्जाम्पल लिया जाता है, जब वहाँ पे PRI पार्टी जो है, कांग्रेस, वहाँ पे जो PRI पार्टी है वो क्या करती थी, इलीगल तरीके से जीता करती थी, चीटिंग किया करती थी, वोट कैप्चरिंग हो गया, या फिर लोगों को डरा धमका कर उनके लिए वोट करने की बात आएगी, या पैसे खिलाकर वोट देने की बात होगी, तो ये सारी चीज़ें होती। इंडिया में क्या ये सब चीज़ें होने नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा कांग्रेस चुनी जा रही है। इसलिए आप नहीं कह सकते हो कि वहाँ के वन पार्टी डोमिनेंस इंडिया के वन पार्टी डोमिनेंस के सिमिलर। इंडिया का वन पार्टी डोमिनेंस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ होता है। तो कारण क्या थे? कारण क्या थे जो कांग्रेस पार्टी इतने बड़े मार्जिन से जीत रही थी? सबसे पहला कारण था फ्रीडम स्ट्रगल का रूट, लेगेसी। कांग्रेस पार्टी को इंडिया का ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उसके बाद से नेशनल मूवमेंट में यही पार्टी थी जो कि लीड कर रही थी, फ्लैग बियरर थी। इस कारण से फायदा मिलता है। तो आप कह सकते हो कि नेशनल मूवमेंट की इनहेरिटर के तौर पे इनको जाना जाता था। और बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वही बाद में इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो लोगों का उनको सपोर्ट मिला और वो चुनाव जीत गए। दूसरी चीज़, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज। कांग्रेस ही अकेली उस समय पार्टी थी जो कि वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, और उसके जो रूट्स थे वो इंडिया के कोने कोने तक थे। बहुत अच्छा कैंपेनिंग उसने करा था, चाहे वो इंडिपेंडेंस से पहले उसके रूट्स की बात हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस के बाद इसके रूट्स की बात हो। सॉरी। वही दूसरे जो पार्टी थे वो इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्म होते हैं, तो उनका स्टेट जो है पूरे भारतवर्ष तक नहीं फैला था। जैसे CPI वगैरह है, वो कुछ एक स्टेट्स में ही फैले हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे पूरे देश में फैली हुई। तीसरा रीजन, कांग्रेस का इंक्लूसिव नेचर। नेशनल मूवमेंट के समय से ही इसका जो नेचर रहा है वो इंक्लूसिव रहा, एकोमोडेटिव रहा है। कई सारे अलग अलग विचारधाराओं के लोग, लीडर्स इसके पार्ट बने थे। चौथा, अर्ली एस्टैब्लिशमेंट। सबसे पहले आने का इसको फायदा मिला, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि इसका अर्ली एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था, इसका इंडिपेंडेंस से पहले ही एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था, तो उसका फायदा इसको मिला कि ये भारत के कोने कोने तक फैला हुआ था। वहाँ के कैडर उसके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे, लोगों तक इनकी पहुँच थी। बाकी पार्टीज तो बाद में बने, बाद में उनका गठन होता है, तो इसका फायदा आपको मिलता है नेशनल नेटवर्क का। भले जैसे CPI पार्टी है वो 1925 में बन गई थी, लेकिन उसका स्टेज उतना ज़्यादा नहीं था जितना कांग्रेस का था पूरे इंडिया में। अब कांग्रेस के सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन के बारे में समझते हैं। अभी हम लोगों ने बात करा कि कांग्रेस काफ़ी इंक्लूसिव नेचर थे, कोऑपरेटिव नेचर। कांग्रेस के इवोल्यूशन की बात करें तो 1885 में एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे बना था, जिसका काम था अंग्रेजों पे प्रेशर डालना अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाने के। प्रेशर ग्रुप का काम यही होता है कि अपने डिमांड्स के लिए सरकार पर या भी जो भी उस चीज़ से संबंधित ग्रुप है या इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर दबाव डालना। तो 1885 में एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर बना था, लेकिन धीरे धीरे मास मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म होता चला गया और एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होता चला गया। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी में डोमिनेंस जो था वो इंग्लिश स्पीकिंग एलिट क्लास का था, अपर क्लास का था, अपर एलिट क्लास का था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होने के साथ साथ बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते चले गए, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो फार्मर्स की बात करने वाले हो, चाहे वो अर्बन क्लास की बात करने वाले हो, चाहे वो रूरल क्लास की बात करने वाले हो, चाहे वो विमेन के राइट्स की बात करने वाले हो, चाहे वो जमींदार के बात करने वाले हो, चाहे वो वर्कर क्लास की बात करने वाले हो। सभी लोगों को जोड़ता हुआ चला गया कांग्रेस, और सभी का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में जुड़ता चला गया। तो आप कह सकते हो कि सोशल कोलिशन और आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनती चली गई। डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग इसमें जुड़ते चले गए, और ये काफ़ी ज़्यादा एकोमोडेटिव था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चलता था। हाँ, अंदर में बहुत सारे डिबेट डिस्कशन चला करते थे, लेकिन सबको साथ में लेकर चला। इसमें रेडिकल्स भी थे, इसमें एक्सट्रीमिस्ट भी थे, इसमें रिवॉल्यूशनरी भी थे, इसमें पैसिफिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, राइट विंगर्स थे, लेफ्ट विंगर्स थे, सेंट्रल विंगर्स थे, सभी लोग इसमें साथ। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही इतनी ज़्यादा रेनबो लाइक इंस्टीट्यूशन थी ना, कि इसके कारण से अपोजिशन पार्टी को यहाँ पर स्पेस नहीं मिल पाता। अपोजिशन पार्टी किसकी बात उठाए, समझ रहे हो इस चीज़ को?
अपोजिशन पार्टी के सामने दिक्कत ये थी कि वो किसकी बातों को लेकर आगे बढ़े ताकि लोग उनको सपोर्ट करें। लेट्स से कोई एबीसी पार्टी बनती है और वो कहती है कि हम आज से लेफ्ट विंगर्स हैं और लेफ्ट के राइट की बात करेंगे, हम लोग पीजेंट्स की बात करेंगे, हम लोग वर्कर्स की बात करेंगे। भाई पीजेंट्स और वर्कर्स की बात पहले ही कांग्रेस वाले कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी लेफ्ट विंगर्स हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। कोई एक अलग पार्टी बनती है जो कि कहती है कि हम किसानों की बात करेंगे और किसान लोग हमारे साथ जुड़ो। भाई किसानों की बात करने वाले बहुत सारे जो फार्मर लीडर्स थे वो पहले से कांग्रेस में। तो इस कारण से अपोजिशन पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि कांग्रेस को कैसे चैलेंज करे। कांग्रेस के सामने ये फायदा कि सभी लोग, जो जनता थी, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी भी वर्ग के हो, सब लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। कांग्रेस उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया था। टॉलरेंस काफी ज्यादा था डिफरेंट फैक्शंस को मैनेज करने वाला। ऐसा संभालना, ऐसी पार्टी को बनाए रखना जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हो, बहुत मुश्किल बात है। तो टॉलरेंस, कॉम्प्रोमाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक जापानीज स्टोरी को मैं पढ़ रहा था, उसमें एक ना बहुत बड़ा परिवार था। जापान की कहानी है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवार था, करीब उसमें 80, 85, 100 लोग रहते थे। तो एक रिपोर्टर गया और हेड ऑफ द फैमिली से पूछता है, सर इतनी बड़ी फैमिली, आज के समय में तो दुनिया ऐसी हो चुकी है कि 2-4 लोग बढ़ते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, टसल शुरू हो जाता है, लेकिन आप 80-85 लोगों का परिवार कैसे मैनेज हो रहा है? क्या है इसके पीछे का राज? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, टॉलरेंस, टॉलरेंस एंड कॉम्प्रोमाइज। जब आप टॉलरेट होते हो, जब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हो, तो ही परिवार बच पाएगा। टॉलरेंस, इंक्लूसिवनेस, कॉम्प्रोमाइज, एक्सट्रीम पोजीशन को अवॉइड करना, यही एक कोलिशन की शक्ति होती है। और कोलिशन तभी बनता है, आज के समय में कोई भी एक पार्टी बता के दिखाओ मुझे जिनके अंदर में डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ लोग रहते हो। कांग्रेस पार्टी में खुद नहीं रह पाए थे। इंदिरा गांधी के साथ जब नया कांग्रेस बना था, उसके बाद कांग्रेस की तस्वीर बदल गई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के अंदर तक जब तक कांग्रेस था, कांग्रेस वाज अ रेनबो लाइक इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग उसमें रहा करते थे। इवन कि जवाहरलाल नेहरू की जो पहली सरकार बनी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपने राइवल लीडर्स को भी अपनी सरकार का हिस्सा बनाया था। B.R. अम्बेडकर, जो कि नेहरू को हमेशा क्रिटिसाइज किया करते थे या अलग अलग चीज़ों पे उनको क्रिटिसाइज किया करते थे, उनको सरकार में शामिल किया गया, उनको कानून मंत्री बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि एक राइट विंगर्स थे, जनसंघ के लीडर थे, उनको भी नेहरू जी ने अपने सरकार का पार्ट बनाया था। जयप्रकाश नारायण, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, नेहरू जी ने उनको भी इनवाइट किया था कि आप हमारी सरकार के पार्ट बने। हमें केवल यस सर कहने वाले लोग नहीं चाहिए हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में। तो ये एकोमोडेटिव नेचर था, ये उस समय के लीडर्स का तब ये कह सकते हो कि कैलिबर था, ये उनका स्टैंडर्ड। ग्रेटर टॉलरेंस, इंटरनल डिफरेंस को मैनेज करना, फैक्शंस को, उनके एम्बिशंस को, उनके इंटरेस्ट को, उनकी बातों को सुनना, ये सारी चीज़ें कांग्रेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती। और जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस अपने आप में ही अपोजिशन पार्टी थी, कोई और अपोजिशन पार्टी की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस अपने आप में ही अपोजिशन पार्टी थी। क्योंकि ये कई बार देखा गया कि कांग्रेस के विधि नहीं, जैसे मान लो कि कांग्रेस अब स्टैंड लेना चाह रहा है कि फार्मर्स के राइट के ऊपर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, या फिर जमींदारों की बेहतरी के लिए कुछ काम होने चाहिए, या फिर कैपिटलिस्ट के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो भाई कैपिटलिस्ट के लिए आप जैसे ही करने जाओगे तो जो सोशलिस्ट लीडर हैं वो आपको क्रिटिसाइज कर देंगे, सोशलिस्ट के लिए काम करने जाओ, कैपिटलिस्ट लीडर है वही क्रिटिसाइज कर देंगे। तो एक बैलेंस बनता हुआ चला जाएगा। और कांग्रेस अपने आप में ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी के तौर पर उभर रही थी। इसमें सारे डिफरेंट एक्सट्रीम विंगर्स हैं, लेफ्ट विंगर्स भी, राइट विंगर भी, कैपिटलिस्ट भी, सोशलिस्ट भी, अपर क्लास की बात करने वाले हैं, लोअर क्लास की बात करने वाले,
रिवोल्यूशनरीज भी, पैसिफिस्ट भी, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। और कई बार इससे टसल भी होता था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यूनिट जो होते थे अपनी अपनी बातों को लेकर चलते थे। लेकिन इस स्ट्रगल से कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं, ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता था पार्टी को और ज़्यादा डाइवर्स करता था। और कांग्रेस पार्टी का एकोमोडेटिव नेचर ऐसा था कि पार्टी से लीडर छोड़कर नहीं जाते थे। और इन सब कारणों से आप देखोगे कि पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने बड़े मार्जिन के साथ जीत सुनिश्चित करी। और इस 3 जनरल इलेक्शन के साथ आप कह सकते हो कि जो पहला डिकेड था उसको कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता। 1952 से लेकर 1967 के इलेक्शन तक कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा। 52 का इलेक्शन हो, 57 का इलेक्शन हो और 62 का इलेक्शन, तीनों इलेक्शन में बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीती। फिर 67 का जब इलेक्शन होता है फिर वहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलता है। उसके अलग कारण हैं जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पहुँचेंगे चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो पहला जो डिकेड था इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन को, उसको कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेट कर रही थी और कांग्रेस पार्टी अपने आप में रूलिंग पार्टी भी थी और कांग्रेस पार्टी अपने आप में अपोजिशन पार्टी भी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस को कोई अपोज करने वाला नहीं था, कांग्रेस के अंदर में ही लोग एक दूसरे को अपोज करने वाले थे। तो पॉलिटिकल जो कंपटीशन था ये एक बैलेंस बनाने का काम करता था। और जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरे जो पार्टीज थे उनके लिए डिफिकल्ट था कांग्रेस को चैलेंज करना, क्योंकि वो किसकी बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और लोगों को कहेंगे कि मेरे साथ जुड़िए। भाई कांग्रेस के पास वो लोग पहले से, वो नेता पहले से। हालांकि बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज का भी इमरजेंस होता है। कोई भी एक डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी नहीं कही जाएगी या ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कही जाएगी जब उसके पास अपोजिशन पार्टीज ही नहीं होंगे। केवल एक ही पार्टी रहेगा तो फिर वो एक सही डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगा। तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज भी थे। अगर आप शुरुआती दिनों की बात करोगे तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज वहां पर थे, लेकिन वो कम सीट्स जीत पाते थे, लेकिन थे और कांग्रेस को चैलेंज भी किया करते थे। और डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया करते थे। और डेमोक्रेसी के लिए बेहतर क्यों है? क्योंकि रूलिंग पार्टी के सामने अगर कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी तो जो मर्जी होगा वो करेगा। आज भारत की स्थिति ऐसे क्यों है? या कई सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि भारत की स्थिति आने वाले समय में बहुत ही खराब हो सकती है अगर कोई एक मजबूत अपोजिशन पार्टी राइज नहीं करता है भारत में। तो अदरवाइज केवल बीजेपी का डोमिनेंस इतना बढ़ता जा रहा है कि ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा भी बन सकता है। तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी होना बहुत जरूरी। और उस समय अपोजिशन पार्टी थी, हालांकि कम सीट जीत पाती थी, लेकिन कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया करती थी, इंडिया को एंटी डेमोक्रेटिक होने से रोकती थी और एक तरह से कह सकते हो कि फ्यूचर लीडर को ग्रूम भी कर रही थी। रिलेशन की बात कर, अपोजिशन पार्टीज के साथ कैसा रिलेशन था? आज की तरह नहीं कि गाली गलौज कर रहे हैं, उसको पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, एक लीडर दूसरे लीडर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑन पर्सनल ग्राउंड, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। उस समय के लीडर्स काफ़ी मैच्योर थे, काफ़ी सेंसिटिव थे और एक दूसरे के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट भी रखा करते थे। पर्सनल रिलेशनशिप हालांकि बिगड़ता चला गया। शुरुआती समय बहुत अच्छा था, बाद में फिर डिक्लाइन होता चला गया। और आज के समय में ऐसा है कि एक दूसरे को गाली देने से भी नहीं चुकते, कुछ ही बातें कहने से भी नहीं चुकते। इंटरिम गवर्नमेंट की अगर बात करो, जैसा मैंने कुछ देर पहले ही एग्जाम्पल दिया था कि पहली जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी नेहरू जी के अंदर में, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर वो अपोजिशन लीडर्स थे, बट नेहरू जी उन्होंने इनको अपना पार्ट बनाया था, अपनी सरकार का पार्ट बनाया था। दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे यूज्ड टू हैव। अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार में आते हैं तो उनका जो कैबिन था उनमें जवाहरलाल नेहरू का एक पोर्ट्रेट था, उसको हटा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी सामने डाटा था। ये रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में प्रेज किया था, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय काफ़ी युवा थे, उनको प्रेज किया था कि आप बहुत अच्छा बोलते हो और काफ़ी अच्छे लीडर हो और आप आगे जाकर भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। हुआ भी ऐसा। तो इस प्रकार के रिलेशन उस समय देखने को मिलते थे। एनीवे,
डेमोक्रेटिक फेज काफ़ी यूनिक था और शुरुआती समय में कांग्रेस ने डोमिनेट किया था, बट बाद में धीरे धीरे कांग्रेस का डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है। अब कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज उस समय थे अपोजिशन पार्टी के तौर पर कहे जाने के। सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में एज अ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और कांग्रेस के विधि नहीं एक पार्टी थी, एक डिफरेंट पार्टी नहीं थी, कांग्रेस के अंदर में ये काम करते थे। 1934 से बना था। लेकिन बाद में क्या होता है कि कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला और उसमें ये कह दिया कि आप दो पार्टी के साथ साथ हिस्सा नहीं हो सकते। तो उसके बाद फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग होकर सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है 1948 में। तो सोशलिस्ट पार्टी अलग होकर 1948 में अपना अलग गठन कर लेती। इसकी आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ना एक तरह से ये पूरे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की थी और ना ही पूरी तरह से आप कह सकते हो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी, ये बीच वाला आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इनकी आइडियोलॉजी थी। मतलब सोशलिज्म को यहाँ पे अडॉप्ट करवाना है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ। कम्युनिस्ट लोग ये क्या कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी को हटाओ, मारो गोली, और रेवोल्यूशन के थ्रू कम्युनिज्म को यहाँ पर लेकर। वो इनकी बातें नहीं थी। इनकी आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के साथ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाना। और कांग्रेस और जो सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया कि आप केवल जमींदारों की बात करते हो और जमींदारों का ज़्यादा प्रभुत्व है आपके यहाँ पर, और आप पीजेंट्स और वर्कर क्लास की उपेक्षा कर। बाद में फिर सोशलिस्ट पार्टी अलग अलग पार्टीज में टूटता चला गया। कई सारे पार्टीज से निकलते हैं, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये सब अलग होते चले गए। कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर सोशलिस्ट पार्टी के आप कह सकते हो वो थे जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन साहब, अशोक मेहता, राममनोहर लोहिया एंड ऑल। और आज के समय में जो बहुत सारी पार्टीज देखते हो, कहीं ना कहीं वो सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के आई। जैसे समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव की पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। फिर आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है बिहार में, जनता दल यूनाइटेड। या जेडीएस, जो जनता दल सेक्युलर है कर्नाटका में, जिसमें से हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे एच.डी. देवेगौड़ा एंड उनके बेटे अभी कुमार स्वामी एंड ऑल। तो ये सब जेडीएस से। तो कहीं ना कहीं ये सारी पार्टी जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से ही अपने रूट्स को ट्रेस करते। उसके बाद बात कर लेते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको आप देखते आ रहे हो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी यही बनती थी। इसका जो फॉर्मेशन है वो 1925 में होता है। और ये आप कह सकते हो कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। और यूएसआर का गठन किया गया था उसके बाद सोवियत रशिया में। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसके तहत रशिया में फिर कम्युनिस्ट रूल स्टैब्लिश किया गया और सोवियत यूनियन का गठन किया गया। तो वहाँ से ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। लेकिन 1935 से अगर मैं बात करूं तो कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ ही मिलजुल कर काम करते थे। लेकिन फिर 1941 में फिर ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही है कि रशिया में कुछ चीज़ें हो रही है, उसका इम्पैक्ट सीपीआई पे पड़ रहा है। रशिया और नाजी जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था एंड ऑल। तो फिर रशिया के लिए कौन दुश्मन? नाजी जर्मनी। तो सीपीआई के लिए भी दुश्मन अब नाजी जर्मनी। तो उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और इस कारण से फिर कांग्रेस के साथ इसका फिर मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए एंड दे सेपरेटेड। आइडियोलॉजी की अगर बात करो तो सीपीआई एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी। इसका जो कैडर होता है काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। इंडिपेंडेंस के बाद सीपीआई ने भारत के इंडिपेंडेंस के नेचर को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भारत को जो आज़ादी मिली है वो एक तरह से नकली डेमोक्रेसी है। भारत को पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली, और आज़ादी कब मिलेगी? जब अब जो वर्कर क्लास है, जो पीजेंट क्लास है, वो वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे और सत्ता अपने पास रखेंगे। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी होता है कि हम लोग वायलेंस के थ्रू सत्ता अपने पास लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने तेलंगाना में वायलेंट अपराइजिंग को भी इवन सपोर्ट किया था, लेकिन उसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया और उसको फिर दबा भी दिया गया। 1951 के बाद सीपीआई ने बोला कि भाई ये वायलेंस वाली चीज़ें इंडिया में नहीं चल पाएगी, दुनिया में अलग अलग देशों में चलता है, इंडिया में नहीं चल पाएगा। 1951 के बाद उन्होंने ये वायलेंस वाला रास्ता छोड़ दिया और फिर उन्होंने डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और इलेक्शन भी लड़े थे। पहला जनरल इलेक्शन हुआ, 16 सीट इसको मिले थे। कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम है ए.के. गोपाल, ऐसे डांगे, EMS नामुद्रीपाद याद होगा, जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर भी बने थे 57 के इलेक्शन के बाद, PC जोशी, अजय घोष एंड ऑल।
बाद में एक मेजर स्प्लिट होता है 1964 में, जब सोवियत और चाइना के बीच में लड़ाई होता है, तो उस कारण से सीपीआई इंडिया में डिवाइड हो जाता है। सीपीआई जो था वो प्रो सोवियत था और सीपीआई-एम जो था वो चाइना के सपोर्ट में था, तो दोनों के बीच में स्प्लिट हो जाता है। तो सीपीआई एंड सीपीआई-एम के तौर पे सीपीआई पार्टी टूट जाती है। उसके बाद भारतीय जनसंघ की बात करें, भारतीय जनसंघ 1951 में बना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। ये आरएसएस और हिंदू महासभा से निकल के बना हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी थी। इसके आइडियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये बात करते थे वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। एक देश हो, एक कल्चर हो और एक राष्ट्र हो। इन्होंने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ा के उसको मॉडर्नाइज करने की बात थी, मतलब मॉडर्नाइजेशन हो लेकिन भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को बचा कर रख के और उसको आगे बढ़ा के नई चीज़ें करी जाए। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के रीयूनिफिकेशन की बात करी और एक अखंड भारत को बनाने की बात करी, जिसमें वही सारी चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान सब शामिल हो, अफगानिस्तान शामिल हो और ये सारी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात करी थी। साथ ही साथ मुस्लिम्स को जो राइट्स दिए जा रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को उतने ज़्यादा कंसेशंस क्यों दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जब चाइना ने 1964 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो ये जनसंघ काफ़ी जोर दे के बात कर रहा था कि इंडिया को भी अपने न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने चाहिए। इलेक्शंस में बहुत कम ही सीट मिले थे। 1952 के इलेक्शन में 3 सीट्स मिले थे, 57 के इलेक्शन में 4 सीट मिले थे। और इनका जो मेजर सपोर्ट था वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जो अर्बन क्लास था वो इनको सपोर्ट कर रहा था। इसके जो लीडर्स थे उनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया या फिर दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, ये सब थे। बाद में जब 1975 में आप जानते हो कि इमरजेंसी इम्पोज हुआ और उसकी इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ, तो उस जनता पार्टी भारतीय जनसंघ मर्ज हो गई। और फिर जब जनता पार्टी टूट गया 1980s में आके और ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद फिर जाकर भारतीय जनता पार्टी बनती। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आज की जो बीजेपी हो भारतीय जनसंघ से ही रूट है उसका। भारतीय जनसंघ, बाद में फिर वो जनता पार्टी मर्ज हो गई और उसी से जो अलग होके लोग निकले फिर वो बीजेपी बनाते। तो दैट्स इट इन दिस लेसन। और इस तरीके से जो भी अपोजिशन के पार्टीज थे उनके बारे में बातें खत्म हो गई और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। और कैसा लगा आपको ये चैप्टर ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे देखकर काफ़ी खुशी होगी कि अगर आपने इस पूरे चैप्टर को देखा होगा तो। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड चलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।